जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी का पेपर नंबर 26 करने वाले हैं। और ये क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप आर्मी में सिलेक्शन चाहते हैं ना तो ये बिल्कुल ओरिजिनल पैटर्न पर बनाया गया है और आप एग्जाम में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। और लेवल भी जो होगा बिल्कुल आपका एग्जैक्ट लेवल होगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि लेवल क्या रहने वाला है, कम ज़्यादा, तो मैं बताऊँगा कि ये जो लेवल आज का है ना बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में वही रहने वाला है। और आज का जो मैथ का क्वेश्चन है ना, मैथ में आपको 100% मैथ का क्वेश्चन करना है। अगर आप मैथ में से 100 क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आज का दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, यानी आर्टिकल 61 जो है ना किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को आराम से चुनिएगा, अपने आंसर को लगाइएगा और आंसर के बाद जो मैं बताऊंगा नोट्स उसको आपको लिखना है अगर आपको नहीं पता है तो, और उसको दोहराना है। आपको अगर सिलेक्शन आर्मी में आना है तो, आर्मी में बनना है तो, ठीक है। अगर नहीं बनना है तो ऐसे क्लास को देखिए, बीच में छोड़ क्लास को भाग सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति को पद से हटाना। अगर कोई राष्ट्रपति अगर हमारे देश में संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको पद से हटाया जा सकता है। किस तरीके से, तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाकर। ये किस आर्टिकल में दिया गया है, ये किस आर्टिकल में दिया गया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो ये आर्टिकल 61 में दिया गया है। वही बात आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, बताइए जो इंडिया का जो राष्ट्रपति होता है, हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से आर्टिकल में आता है हमारे राष्ट्रपति का, जिसमें कि उसका पद का है, राष्ट्रपति का पद होगा एक, हमारे देशों का शक्ति क्या होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है ना, तो ये सब आपको कौन से आर्टिकल में दिया गया है, ये हमारे जो 52 से लेकर 62 है, ये प्रेसिडेंट के बारे में कहता है। क्या कहता है, प्रेसिडेंट के बारे में हर चीज़ कहता है। ठीक है ना, तो याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 52 से लेकर 62 हमारे प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। और एक बात जान लीजिए और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़, बताइए राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है ना कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है, तो ये आर्टिकल 54 होता है। क्या होता है, ये आर्टिकल 54 होता है। और आप लोगों के पास टाइम है ना तो एक बार 52 से लेकर 62 को एक बार सर्च कर लीजिएगा गूगल पर और उसका नोट बना लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं। देखिए यहाँ पर रेड प्लैनेट जो है ना कौन से ग्रह को कहते हैं, तो रेड प्लैनेट जो कहा जाता है ये कहा जाता है मंगल ग्रह को। और ये जो मंगल ग्रह जो है लाल है, क्यों दिखता है, इसमें क्या है, इसमें क्या पाया जाता है, तो आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इससे क्या होता है ना, ये आपका लाल रंग का दिखाई देता है ये। ठीक ना, इसके 2 उपग्रह हैं, इसके 2 उपग्रह हैं, ये भी आप लोगों को नोट करना है। इसके 2 उपग्रह कौन कौन से हैं, तो ये भी आप लोगों को लिखना है। कभी कभी एग्जाम में आपको आ जाएगा ये चीज़। तो फोबस और डीमोस, क्या है, फोबस और डीमोस, फोबस याद कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा डीमोस याद कर लीजिएगा। इनके 2 उपग्रह हैं कौन कौन से, तो फोबस और डीमोस याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने में आ गया है। देखिए यहाँ पर नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है ना ये होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री होता है। और ये नीति आयोग जो है कब बना था, नीति आयोग कब बना था, तो आप लोग पता होना चाहिए। ये बना था आपका 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ बना था, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। ये किसकी जगह लिया था, योजना आयोग का, योजना आयोग का जगह किसने लिया, तो नीति आयोग ने लिया। और पहले इसके अध्यक्ष कौन थे बने, पहले इसके अध्यक्ष कौन बने, तो पहले इसके अध्यक्ष जो बने ना, पहले इसका प्रेसिडेंट जो बने ना, ये बने आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भी हैं, ये कौन, नरेंद्र मोदी जो हैं, इनके पहले अध्यक्ष बने। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। और करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन आएगा, तो करंट अफेयर को भी कीजिएगा। साथ साथ में आप लोग वीर पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से जाकर आप टेस्ट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि आपका वीकनेस क्या है, आपका एरिया जो है ना कौन सा वीकनेस है। ठीक है ना, उस पर आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। रंगास्वामी कप का संबंध जो है ना कौन से खेल से है, तो रंगास्वामी कप जो है ये कौन से खेल से संबंधित है, ये आपका संबंधित है हॉकी से। किससे संबंधित है, तो हॉकी से। याद कर लीजिएगा, ये आपका रंगास्वामी कप जो है हॉकी से। और हॉकी से और कौन सा कप है जो जुड़ा हुआ है, हॉकी से और कौन सा कप है जुड़ा हुआ है। आप लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि स्ट्रैटेजी के में ना ये जितने सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं ना, एक बार ऐसा करिए, एक दिन टारगेट बनाइए कि आपको उस दिन क्या करना है, स्पोर्ट्स का सारा क्वेश्चन खत्म करना है। ठीक है,
यहाँ रंगास्वामी किससे है, तो हॉकी से है। अब हॉकी में एक दो आप जान लीजिए कि हॉकी में कौन कौन सा ऐसा है जो एग्जाम में आते हैं आपके। एक तो आपका आता है आगा खां कप, क्या आता है, आगा खान कप, ये किससे संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है, याद कर लीजिएगा। आपका ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी तो आपको याद ही रहेगा, मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि मेजर ध्यानचंद क्या है, ये हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। तो जिसमें कि ध्यानचंद ट्रॉफी लगा रहेगा ना, वो आप लोगों को याद रखना है कि ये आपका हॉकी से है। तभी मैं लिखता हूँ यहाँ पर ध्यानचंद ट्रॉफी, क्या है, ध्यानचंद ट्रॉफी, ठीक है ना, किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। इसके अलावा एक और जान लीजिए जो कि आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं ना, सुल्तान अजलान शाह कप, क्या है, सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप, ठीक है ना, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आप एग्जाम में कई बार आ गए हैं ये चीज़, ये किससे संबंधित है, तो ये आपका हॉकी से संबंधित है। वही बात अगर मैं फुटबॉल के बारे में बात करूं, फुटबॉल से बारे में, तो फुटबॉल के से आपको एक दो आप याद कर लीजिए। एक डुरांडू कप, क्या याद कर लीजिए, डुरांडू कप, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर डुरांडू कप याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक और याद कर लीजिए, संतोष ट्रॉफी, क्या है, संतोष ट्रॉफी, देखिए यहाँ पर संतोष ट्रॉफी याद कर लीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा आपको, रोवर्स कप, क्या है, रोवर्स कप, रोवर्स कप। देखिए रोवर्स कप के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। डुरांडू सभी के बारे में सभी को पता होता है, डुरांडू कप। इसके अलावा में संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप जो है ना, ये फुटबॉल संबंधित है, ये बहुत कम को पता होता है, और आपको पता है तो बहुत बढ़िया है। एक चीज़ बताइए मुझे आप लोग, क्रिकेट से संबंधित कौन सा कप है, आप लोग कमेंट में करिए, ऐसा लिखिएगा क्रिकेट, ऐसा कर दीजिएगा CRICKT, ठीक ना। और इसके अलावा यहाँ पर आप नोट कर, 1 2 जितना पता है ना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्रिकेट से संबंधित कौन सा कप है जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और जो आपको पता है। आप लोगों का मैं कमेंट का इंतजार करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन से राज्य में है, ये आपका असम में है। किस में है, असम में है। असम जो है ना आपका यहाँ पर आंसर है। और यहाँ पर एक सिंह वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है, कौन, एक सिंह वाले गैंडे के लिए आपका काजीरंगा उद्यान जो है ना प्रसिद्ध है, ये असम में है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको 1-2 क्लास में करवा दिए हैं पीछे, ठीक है ना। यहाँ तो इसको मैंने करवा दिया है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए। और इसके अलावा जो मैं नोट बताता हूँ ना, हर बार अलग अलग बताता हूँ, इसीलिए आपको अगर कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा जो मैं नोट बताता हूँ ना, वो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर असम याद रख लीजिएगा, काजीरंगा। और इसमें एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, कब जो आपको एग्जाम में आते हैं और आ सकते हैं ना, ये आता है मानस नेशनल पार्क। क्या आता है, मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क याद कर लीजिए। ये कहाँ पर है, ये भी आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका असम में ही है। यानी असम में जो है ना आपका काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क, ये आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। और ये जो है ना किसके लिए फेमस है, ये आपका टाइगर के लिए है, टाइगर यानी कि बाघ से जैसे के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है ना, मानस। इसके अलावा में एक और याद कर लीजिए, उत्तराखंड का याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में आ चुके हैं ये आपका है कौन, जिम कॉर्बेट। क्या याद कर लीजिए, जिम कॉर्बेट याद कर लीजिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ना, याद कर लीजिएगा आप लोग, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। इसके अलावा मैं एक और गुजरात का मैंने बताया था, गुजरात का मैंने क्या बताया था, जी से क्या होता है, गिर, क्या होता है, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, ये आपका गुजरात में, कहाँ पर है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, गुजरात में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था। अमृतसर जहाँ पर गोल्डन टेम्पल है, क्या है, जहाँ पर गोल्डन टेम्पल है ना, ये कौन से सिख गुरु ने स्थापना किया था अमृतसर शहर को। देखिए यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ पर आप एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि गोल्डन टेम्पल जो है ना, स्वर्ण मंदिर जो है, ये किसके द्वारा स्थापना किया गया था, किसके द्वारा बनाना स्टार्ट किया गया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि अमृतसर सिटी जो है ना, ये किसके द्वारा, किस सिख गुरु के द्वारा बनाया गया था। तो ये बनाया गया था आपका सिख के चौथे गुरु कौन थे, तो गुरु रामदास थे। कौन थे, गुरु रामदास थे। गुरु रामदास ये सिख के चौथे गुरु थे। लेकिन वही बात यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है आपका कि बताइए कि गोल्डन टेम्पल जो है ना, जो अमृतसर शहर में है, अमृतसर कहाँ पर है, तो ये पंजाब में है, आप सभी को पता है, लेकिन पंजाब में अमृतसर शहर है। और उसमें क्या है आपका, एक स्वर्ण मंदिर है। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। सिख के 5वें गुरु किसने, अर्जुन देव ने क्या किया था, तो गोल्डन टेम्पल का स्थापना किया था, यानी फाउंडेशन रखा था, बनाना स्टार्ट किया था
गोल्डन टेम्पल, ठीक है ना। और यहाँ पर सिख के जब भी मैंने बात किया है ना, तो सिख में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, उसको आप लोगों को जानना है। ये खालसा पंथ क्या आता है, खालसा पंथ याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। ये तो आपको 100% पता होना ही चाहिए। याद कर लीजिए, ये खालसा पंथ का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये खालसा पंथ का स्थापना किया गया था सिख के 10वें गुरु। सिख के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मैं बता रहा हूँ ये चीज़। खालसा पंथ का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये तो सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी क्लास आपको पसंद आता है तो नहीं तो कोई एक ग्रुप में सेंड कर दीजिए, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बने और आप लोगों से कुछ जो लगे कि मैं आपको हेल्प कर पाता हूं, तो मैं आपके लिए और भी क्लास लाने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपका है यहाँ पर सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा द्वीप जो है ना, ये आपका है कौन, तो ये आपका ग्रीनलैंड है। कौन है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है ना सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन वही बात यहाँ पर आएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, नदी में द्वीप जो है ना ये कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा मांजुली। क्या हो जाएगा, मांजुली। मांजुली क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा, जो कहाँ पर है, तो ये जो आपका है ना, ये आपका असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक है ना। मांजुली द्वीप जो है ना सबसे बड़ा ये आपका नदी द्वीप है। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा द्वीप की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर, गदर पार्टी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। गदर पार्टी कभी कभी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था, ठीक है ना। कभी कभी आता है कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था। तो यहाँ पर एक दो पॉइंट बताऊंगा इस क्वेश्चन के अलावा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था। तो गदर पार्टी का स्थापना किया गया था किसके द्वारा, तो लाला हरदयाल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, तो लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है यहाँ पर, गदर पार्टी। फॉरवर्ड ब्लॉक तो जानते ही हैं, फॉरवर्ड तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। कौन सा नहीं आएगा, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था। ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका ईजी हो गया है अब। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था, तभी जान लीजिए आप लोग, ये फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था। तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापना किया था। किसके द्वारा किया गया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। वही बात आप एग्जाम में ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था। स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, यहाँ मैं लिख भी रहता हूँ यहाँ पर, स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपका चित्तरंजन दास के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, तो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। और इसमें एक और नाम याद कर लीजिए, ये मोतीलाल नेहरू। कौन है, मोतीलाल नेहरू, ठीक ना। आप दो नाम कभी मत याद रख लीजिएगा कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं आएगा, ये तभी आप लोग नोट बना के रख लीजिएगा, ठीक है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक कभी नहीं आएगा। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, बता आपको ना, कभी नहीं आएगा ताकि आपको उल्टा याद हो जाएगा। ये फॉरवर्ड ब्लॉक एग्जाम में आ सकता है, स्वराज पार्टी एग्जाम में आ सकता है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आप लोग मेरे बातों को बुरा मत मानिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये तो क्वेश्चन आप एग्जाम में आता है। और कभी कभी एग्जाम में आता है कि बताइए भारत का कौन सा है। तो भारत का तो जानते हैं आप लोग, भारत में सबसे जो बड़ा नदी है वो आपको गंगा नदी है, जो आपको दिया गया है ऑप्शन में। लेकिन यहाँ पर है कि विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। तो विश्व का सबसे लंबी नदी जो है ना, ये आपका नील है। क्या है, नील नदी है। नील नदी क्या है, विश्व का सबसे लंबी नदी है, आपका आंसर में दिया गया है। लेकिन आप एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछेगा कि बताइए क्षेत्रफल में, बताइएगा क्षेत्रफल में, यानी कि चौड़ाई में और पानी में, चौड़ाई और आयतन में जो है सबसे बड़ा नदी कौन सा है।
यहाँ पर के लंबा नदी की बात किया जाएगा तो यहाँ पर नील नदी कीजिएगा, लेकिन वही बात बोलूँगा कि इसका वॉल्यूम में और एरिया में जो है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा नदी कौन सा है, तो उस कंडीशन में याद रखिएगा आप लोग अमेजन नदी। क्या याद कर लीजिएगा, अमेजन नदी। अमेजन नदी क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी है और क्षेत्रफल में क्या है, चौड़ाई में जो है ना ये सबसे बड़ा नदी है। लेकिन वही बात लंबा नदी के बात किया जा रहा था, यहाँ पर नील नदी के बारे में आप लोग याद रख लीजिएगा। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज कभी मत होइएगा जो मेरे क्लास 1+ डिफेंस एकेडमी को देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आप लोगों को जोड़ना चाहूँगा, ठीक है ना। यहाँ पर गंगा नदी के बारे में तो समझ गए, लेकिन आप एग्जाम में घुमा क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि बताइए कि यहाँ पर दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, इंडिया में दक्षिण गंगा यानी कि साउथ गंगा किसे कहते हैं। साउथ गंगा जो है ना, एक गंगा तो है सबसे बड़ा नदी है, लेकिन साउथ गंगा किसे कहते हैं, ये साउथ गंगा कहते हैं आप लोग, साउथ गंगा SOUT साउथ गंगा किसको कहते हैं यहाँ पर, तो ये आपका है गोदावरी। गोदावरी को क्या कहा जाता है, तो साउथ गंगा यानी कि दक्षिण गंगा के नाम से कहते हैं गोदावरी, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे दक्षिण गंगा किसको कहते हैं, तो ये आपको गोदावरी को कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। दक्षिण गंगा कौन सा है, दक्षिण गंगा कौन सा है, तो ये गोदावरी है। इसको तो 100% आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि गंगा सभी को पता है, नील सभी को पता है, अमेजन सभी को पता है, लेकिन ये दक्षिण गंगा सबको नहीं पता है। इसलिए आप लोग याद वही करिए जो एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग आंसर करके आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन है। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल, देखिए यहाँ पर ये भारत के प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं और साथ साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला यानी कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रह चुके हैं, कौन, जो कि भारत के प्रथम महिला राज्यपाल थी। मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ समझिएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप एग्जाम में आ सकते हैं और आए हुए भी हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्रथम महिला राज्यपाल जो थे ना, ये आपका सरोजिनी नायडू थे। कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। अभी मैंने क्या बोला था सरोजिनी नायडू के बारे में, ये भारत की पहली भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले भी कौन थी, तो सरोजिनी नायडू ही थी। यहाँ पर INC मैं कह देता हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहली भारतीय यानी कि फीमेल FIRST फर्स्ट फीमेल वुमेन जो कि इंडिया के थी, वो कौन थी, ये थी आपका सरोजिनी नायडू थी। ये आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक है ना। और इसके अलावा हमें एक पॉइंट और जान लीजिए कि ये जो बनी थी ना, ये कब बनी थी, ये कौन बनी थी, कब बनी थी, तो ये बनी थी 1925 में। कब बनी थी, 1925 में बनी थी, ये इसके अध्यक्ष बनी थी। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आ जाएगा। देखिए ये बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि भारत का प्रथम महिला प्रथम पुरुष पता होता है, लेकिन आपको ये पता नहीं रहेगा, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं रहेगा। तो आपको वही याद करना है, आपको वही याद करना है कि भारत के पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली कौन थी, ये थी आपकी सरोजिनी नायडू थी। और ये कब बनी थी, तो ये 1925 में बनी थी। और ये कहाँ बनी थी, तो ये कानपुर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था, कानपुर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था, कानपुर अधिवेशन में बनी थी। कौन बनी थी, कानपुर अधिवेशन में बनी थी। इसके अलावा में यही बात, ये क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फर्स्ट फीमेल कौन बनी थी, फर्स्ट फीमेल जो प्रेसिडेंट कौन बनी थी, तो ये बनी थी एनी बेसेंट। कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट बनी थी। ये आप लोग को तो पता ही होगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला कौन बनी थी, जो विदेशी थी, ठीक है ना, ये एनी बेसेंट बनी थी। इसके अलावा में एक पॉइंट और जान लीजिए आप लोग, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मेरे साथ में, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, देखिए यहाँ पर सुचेता कृपलानी के बारे में याद कर लीजिए, ये भी आप एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बताइए कि भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन बना, भारत का पहला मुख्यमंत्री कौन बनी, तो ये बनी सुचेता कृपलानी बनी। कौन बनी, सुचेता कृपलानी बनी। और ये कौन से राज्य के बनी, तो ये बनी आपका यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला जो मुख्यमंत्री कौन बनी, ये भारत का पहला मुख्यमंत्री बनी। देखता हूँ यहाँ पर फर्स्ट सीएम कौन, तो फीमेल, ठीक है ना, फीमेल। याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सभी पॉइंट को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब आते हैं एक पॉइंट और जान लीजिए यहाँ पर, ये आपको जो एग्जाम में मैंने बताया नहीं था आपको, ठीक है ना। ये आपका सरोजिनी यहाँ पर इनके बारे में
इसे क्या कहा जाता है? तो भारत का कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का कोकिला कहा जाता है। मैं यहाँ पर एक बार नोट कर देता हूँ, इसे कहा जाता है नाइटिंगल। क्या कहा जाता है? नाइटिंगल। नाइटिंगल ऑफ इंडिया। याद कर लीजिए, नाइटिंगल ऑफ, यानी कि भारत का कोकिला। क्या है? भारत कोकिला। भारत कोकिला, ठीक है ना? भारत कोकिला किसे कहते हैं? तो सरोजिनी नायडू को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में है कि बुल फाइटिंग जो है ना, यानी सांड की लड़ाई जो है ना, कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सांड की जो लड़ाई होता है ना, ये कौन सा राष्ट्रीय खेल है? तो ये आपका स्पेन का है। किसका है? स्पेन का है। इसके अलावा में एक पॉइंट नोट कर लीजिए, बस एक पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा एक्स्ट्रा में। अमेरिका को कौन सा है? क्या है? अमेरिका तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ही रहता है ना। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अमेरिका राष्ट्रीय खेल जो है ना, ये आपका है बेसबॉल। क्या है? ये आपका है बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल जो है ना, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। बस इतना ही याद रखना है आपको। इंडिया के बारे में तो पता भी होगा, और नहीं पता है तो पता कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आप इंडिया के हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में है कि लोथल नामक प्राचीन बंदरगाह किस राज्य में है? ये इंडिया में ही है। आप लोग को बहुत सारा मन में आ जाएगा कि पाकिस्तान में कुछ और है, लेकिन यहाँ पर है लोथल इंडिया में है। तो इंडिया में कौन से राज्य में है? इंडिया के कौन से राज्य में है? तो इंडिया के कौन से राज्य में है? ये आपका है किसमें? तो गुजरात में। किसमें है? गुजरात में है। गुजरात में क्या है? लोथल। क्या है? लोथल कहाँ पर है? आप गुजरात में है। वही बात मैं बोलूँ, कालीबंगा जानते हैं आप लोग ना? कालीबंगा, जहाँ पर क्या मिला था? जहाँ पर जूते हुए खेतों का जो मिला था, वहाँ पर कहाँ मिला था? तो कालीबंगा मिला था। वहाँ पर चूड़ियाँ भी मिला था। वहाँ पर क्या मिला था? चूड़ियाँ मिला था। कहाँ पर? कालीबंगा याद कर लीजिए। कालीबंगा याद कर लीजिए। कालीबंगा जो है ना, ये कहाँ मिला था? कौन से राज्य मिला था? ये मिला था राजस्थान में। कहाँ मिला था? राजस्थान मिला था। कहाँ मिला था? राजस्थान में क्या मिला था? कालीबंगा मिला था। इसके अलावा में एक और पॉइंट जान लीजिए जो कि एग्जाम में आपके आ सकते हैं, वह है रानीगढ़ी। क्या है? रानीगढ़ी। क्या है? रानीगढ़ी याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिएगा? रानीगढ़ी याद कर लीजिएगा। तो रानीगढ़ी जो है ना, कौन से राज्य में है? रानीगढ़ी जो है ना, ये कौन से राज्य में है? जहाँ पर हड़प्पा, ये जो है रानीगढ़ी जो है ना, ये हड़प्पा स्थल है। क्या है? ये हड़प्पा स्थल है। ये कौन से राज्य में है? ये आपका हरियाणा में है। कहाँ पर है? ये हरियाणा में। याद कर लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आ सकता है। अगर उल्टा क्वेश्चन पूछिएगा तब, जब एग्जाम का में जब जो क्वेश्चन जो सेट करते हैं ना आर्मी वाले, जो आर्मी वाले क्वेश्चन का मूड खराब हो जाएगा ना, तो उस क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कि बताइए रानीगढ़ी। नहीं तो आपका मूड अच्छा रहेगा ना, तो बोलेगा बताइए कालीबंगा जो है ना, कौन से राज्य से संबंधित है? तो कालीबंगा रहेगा आपको राजस्थान संबंधित है। लेकिन उसका मूड खराब रहेगा ना, तो बोल देगा कि बताइए रानीगढ़ी जो है ना, ये कौन से राज्य में है? तो आप बोलेंगे हरियाणा में है। बस आपको ऐसे ही क्वेश्चन करके जाना है आपको, ताकि उनके मूड को भी खराब होगा ना, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन उसके पास जो जितना क्वेश्चन का कलेक्शन है ना, उसी में से क्वेश्चन पूछेगा, अलग से क्वेश्चन बनाएंगे नहीं। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ठीक है ना? सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है ना, यह मानसीराम है। कहाँ पर है? मानसीराम है। और मानसीराम जो है ना, ये आपका कौन से राज्य में है? तो समझ गए हैं आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन में एक आंसर आपका है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मानसीराम है। और मानसीराम जो है ना, ये कौन से राज्य में है? ये आपका मेघालय में है। कहाँ पर है? ये मेघालय में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन में आपका है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है ना, वो कितने वर्षों का होता है? देखिए यहाँ पर, तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है ना, ये कार्यकाल इसमें होता ही नहीं है। क्या है? राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है ना, ये उस कभी भी क्या होता है? ये भंग नहीं होता है, यानी कि एक अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन है। ये क्वेश्चन आपको घुमा क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। क्या होता है? राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं ना, उनके कार्यकाल होता है, उनका कार्य समय होता है। कितने वर्षों का होता है? वो होता है 6 साल का। लेकिन बच्चे क्या कर देंगे, बहुत सारे बच्चे, मैं कन्फर्म कहूँगा कि ये 6 वर्ष करके आ जाएंगे। लेकिन बच्चों याद कर लीजिए आप लोग, राज्यसभा क्या होता है ना, परमानेंट हाउस होता है। क्या होता है? परमानेंट हाउस होता है, कभी भी भंग नहीं होता है। लेकिन उसके जो सदस्य जो होते हैं ना, उनके सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? वो होता है 6 वर्ष का। क्या होता है? उनके सदस्य का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 6 वर्ष का होता है। और हर साल इसमें से क्या होता है? हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य होते हैं ना, वो क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। इसके एक तिहाई सदस्य जो होते हैं ना, ये आपको हर 2 साल में क्या होता है? रिटायर हो जाते हैं। याद कर लीजिएगा। लेकिन वही बात बोलेगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो ये होता है 5 साल का होता है। उसमें तो आपका जाएगा ये।
ठीक है ना। तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि चिल्का झील जो है ना कौन से राज्य में है। अब चिल्का झील के बारे में तो पता ही है, सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, ये आपका चिल्का झील है। ये आपका लैगून झील है, ये समुद्र से जुड़ा हुआ है। ये समुद्र से जुड़ा हुआ झील जो है आपका चिल्का झील जो है ना, ये कौन से राज्य में है, ये आपका उड़ीसा में है। और जो समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, जो समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, जो समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है ना, वो आपका सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, तो वो आपका सांभर झील है, जो मैंने बताया था। कहाँ पर है, तो ये आपका राजस्थान में है। याद कर लीजिएगा, सांभर झील कहाँ पर है, राजस्थान में है, जो समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है। ये आपका इनलैंड वाटर है। क्या है, इनलैंड वाटर, यानी कि जो समुद्र से हट के है। वो सबसे बड़ा झील कौन सा है खारे पानी का, तो ये आपका है सांभर झील है। याद कर लीजिएगा, सांभर झील, क्या याद कर लीजिएगा, सांभर लेके याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। ये क्वेश्चन देखिए, आपको ये क्वेश्चन तो पता ही होगा ही, ये सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, तो आपका राजस्थान है, माफ कीजिएगा चिल्का झील है, ये उड़ीसा में है, ये तो पता होगा। लेकिन सांभर झील के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, वही तो आपको याद करना है। जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है ना, वही तो याद करना है। सांभर लेक, सांभर लेक क्या है, जो समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है। या आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा, अंतर्देशीय आएगा। अगर हिंदी में पढ़ते हैं आप लोग ना, तो अंतर्देशीय आएगा। लेकिन वही बात इंग्लिश में यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है ना, वहाँ पर आएगा इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर जो कि समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कौन सा झील है, खारे पानी का सबसे बड़ा, तो ये आपका सांभर झील है। और उसका राज्य भी याद कर लीजिएगा, ये आपका राजस्थान में है, ठीक है ना। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया गया है सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप जो है ना, कौन से राजा ने बनवाया था, किसने बनवाया था, तो सांची का स्तूप जानते हैं, ये बनवाया था अशोक ने बनवाया था, ठीक है। सम्राट अशोक ने बनाया था सांची का स्तूप। देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अशोक के बारे में एक तो पॉइंट आपको पता ही होगा ना, उन्होंने कौन सा युद्ध है, अब याद कर लीजिए, मैंने इतना बता दिया। तो कलिंग का युद्ध, क्या याद कर लीजिएगा, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जो है ना, ये कौन से शासक से जुड़ा हुआ है, या आपका कलिंग का युद्ध अशोक से जुड़ा हुआ है। और जैसे कलिंग के युद्ध में, यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर जब मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ यहाँ पर को, कलिंग का युद्ध जो है ना, ये अशोक से संबंधित है। और अशोक जो है ना, कलिंग युद्ध के बाद में क्या किया था उन्होंने, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्या अपनाया था, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपना लिया था किसने, तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने। देखिए ये आप लोग याद कर लीजिएगा, कलिंग का युद्ध, ठीक है ना। ये किससे जुड़ा हुआ है, तो आपका अशोक से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने ही सांची का स्तूप बनाया था। और ये सांची का स्तूप जो है ना, ये कौन से राज्य में है, ये क्वेश्चन तो आपको मैंने भूल ही गया था। यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आपके आ सकते हैं। सांची का स्तूप जो है ना, ये कौन से राज्य में है, ये आपका राज्य है मध्य प्रदेश। क्या है, मध्य प्रदेश में है आपका सांची का स्तूप। आप लोग एक पॉइंट आप लोग को और जानना इसमें ज़रूरी है, बताइए 200 के नोट पर कौन से, तो यहाँ पर सांची का स्तूप का ही यह छाप दिया गया है, सांची के स्तूप का ही छाप दिया गया है। 200 के नोट पर किसका है, तो सांची के स्तूप का ही छाप दिया गया है। ये तो आपको मैंने भूल ही गया बताना ये चीज़। एमपी यानी कि ये एमपी में सांची का स्तूप है, किसके द्वारा बनाया गया, तो ये राजा अशोक के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना। और राजा अशोक जो थे ना, सम्राट अशोक जो थे ना, ये कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, अगला क्वेश्चन है आपका ड्यूस शब्द जो है ना, ये कौन से खेल से संबंधित है। ड्यूस शब्द जो है ना, ये कौन से खेल से संबंधित है, तो ड्यूस शब्द जो है ना आपका, ये टेनिस से संबंधित है। किससे है, टेनिस। कभी कभी आप एग्जाम में टेनिस नहीं आएगा, कभी कभी आ जाएगा आपका बैडमिंटन। क्या आ जाएगा, बैडमिंटन आ जाएगा। तो बैडमिंटन में याद कर लीजिएगा, यानी कि बैडमिंटन और टेनिस दोनों याद करिएगा। ये दोनों खेलों में ड्यूस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है, ड्यूस शब्द का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो ये आपका बैडमिंटन में भी और टेनिस में भी। क्या होता है ना, जब दो खिलाड़ी होता है ना, जब दोनों खिलाड़ियों का स्कोर क्या होता है, 40-40 हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहते हैं, ड्यूस कहते हैं, ठीक है ना। तो ड्यूस याद कर लीजिएगा, बैडमिंटन और टेनिस, ठीक है। अब यहाँ पर है कि कनाडा की राजधानी क्या है, कनाडा की राजधानी क्या है, तो कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है। ओटावा तो पता कर लीजिए। अब बताइए इसका करेंसी का नाम क्या है, इसका करेंसी का नाम क्या है, इसका करेंसी का नाम क्या है, इन करेंसी का नाम क्या है, कनाडियन डॉलर। क्या है, कनाडियन डॉलर किसका है, तो ये कनाडा का आपका करेंसी का नाम है। लेकिन वहाँ कैपिटल क्या है, तो कैपिटल जो है ना आपका ओटावा है। क्या है, कैपिटल क्या है इसका, ओटावा है। इसके अलावा आपको एक बात और जानना है इसमें, बताइए ये जो है ना ओटावा जो है ना, यहाँ की कनाडा जो है ना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है कौन, तो आपका कनाडा है, ठीक है ना।
अब यहाँ पर है कि भारत में स्वर्ण क्रांति जो है ना, यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्रांति के बारे में जानते हैं ना, या आप कभी आ जाएगा हरित क्रांति आएगा, कभी कभी आ जाएगा आपका नीली क्रांति आ जाएगा, श्वेत क्रांति आ जाएगा, हरित क्रांति आ जाएगा। ये तो क्रांति के बारे में, क्रांति बहुत क्रांति हुआ था, तो आपको क्रांति करके याद करके एग्जाम को क्रांति करना है, एग्जाम में क्रांति करना है। क्या करना है आपको, एग्जाम में क्रांति करना है, ये सारे क्रांति को याद करके। तो स्वर्ण क्रांति जो है ना, स्वर्ण क्रांति जो है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो स्वर्ण क्रांति जो है ये आपका बागवानी से, किसे, बागवानी और शहद से, बागवानी और शहद से जुड़ा हुआ कौन सा है, तो आपका स्वर्ण क्रांति। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट जान लीजिए आपको क्रांति के बारे में। एक तो है आपका क्या है, तो हरित क्रांति। क्या है, हरित क्रांति। क्या है, हरित क्रांति। हरित क्रांति, हरित क्रांति मतलब क्या, हरित क्रांति मतलब क्या, यह आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका है खाद्यान्न से। खाद्यान्न मतलब जिसमें कि गेहूं और चावल का, गेहूं और चावल का उत्पादन किया गया था, उसे ग्रीन क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। वही बात यहाँ पर आएगा, यहाँ पर श्वेत क्रांति आएगा। क्या आएगा, श्वेत क्रांति आएगा। तो श्वेत क्रांति मतलब क्या, श्वेत क्रांति मतलब क्या, यानी कि वाइट रिवोल्यूशन। क्या आ जाएगा, वाइट रिवोल्यूशन। ये किससे संबंधित है, ये आप जानते हैं, ये आपका दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये आपका दूध से संबंधित है, यानी कि मिल्क से संबंधित है। और इसको क्या कहते हैं, इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑपरेशन फ्लड। क्या है, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है ना, ऑपरेशन फ्लड। आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, नहीं यहाँ पर राइटिंग थोड़ा गड़बड़ यहाँ आ रहा है अभी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड के बारे में याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आ सकता है, मैं आपको टिक लगा दे रहा हूँ। देखिए श्वेत क्रांति पता होता है, श्वेत क्रांति सबको पता होता है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड सभी को पता नहीं होता है। ये किससे संबंधित है, ये आपका दूध से संबंधित है। किससे है, दूध से संबंधित है आपका है। इसके अलावा में एक पॉइंट और याद कर लीजिए आपका, ये नीली क्रांति। क्या याद कर लीजिए, नीली क्रांति। ठीक है ना, नीली क्रांति याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, नीली क्रांति याद कर लीजिए, यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन। क्या है, ब्लू रेवोल्यूशन याद कर लीजिए। ये जो है ना किस संबंधित है, ये आपका मत्स्य उत्पादन यानी कि फिश से। क्या है, तो फिश याद कर लीजिएगा, ये फिश से जुड़ा हुआ आपका ये क्रांति है। ठीक है ना। इसके अलावा आप एक पॉइंट लास्ट में याद कर लीजिएगा आप लोग, रजत क्रांति। क्या याद कर लीजिएगा, रजत क्रांति। रजत क्रांति के बारे में याद कर लीजिए आप लोग, जिसे क्या कहते हैं, सिल्वर रिवोल्यूशन। SILVR। ठीक है ना, सिल्वर रिवोल्यूशन याद कर लीजिएगा। ये किसे है, तो ये आपका अंडा से संबंधित है, अंडा उत्पादन से, यानी कि एग से। क्या है, एग से। यहाँ पर देखिए सभी क्रांति को याद करिए आप लोग, ताकि एग्जाम को भी आप लोग क्रांति की तरह उड़ा के आ जाएं। ठीक है, स्वर्ण क्रांति जो है ना आपका ये बागवानी से है। किससे संबंधित है, आपका बागवानी से संबंधित है। हरित क्रांति जो है ना गेहूं चावल से, यानी खाद्यान्न से संबंधित है। इसके अलावा श्वेत क्रांति जो है ना ये दूध से, जिसको ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। और नीली क्रांति जो है ना आपका ये फिश संबंधित है। किससे है, नीली क्रांति। और रजत क्रांति जो है ना आपका, ये आपका एग संबंधित है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इराक की मुद्रा क्या है, इराक की मुद्रा क्या है, तो इराक की मुद्रा क्या है, इराक की मुद्रा क्या है, इराक की मुद्रा जो है आपका यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 में, यह आपका दिनार। क्या है, दिनार जो है ना ये इराक का मुद्रा है। दिनार क्या है, इराक की मुद्रा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट जान लीजिए आप लोग, ठीक है ना, इराक तो समझ गए आप लोग। अब इराक का कैपिटल क्या है, कैपिटल, इराक का कैपिटल। मैं कैपिटल बताऊंगा, आप लोग सभी कमेंट करिए यहाँ पर कि इराक का कैपिटल क्या है, इराक का कैपिटल क्या है। सभी का बच्चों का, जो अभी तक मेरे क्लास को अभी यहाँ तक देख रहे हैं ना, मैं कहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इराक का कैपिटल, इराक का कैपिटल। आप समझ गए इसका करेंसी क्या है, यहाँ पर दिनार है। लेकिन आप लोग अगर बनना चाहते हैं आर्मी और मेरी क्लास को फोकस के साथ देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि इराक का कैपिटल क्या है, इराक का कैपिटल क्या है। ठीक है ना। आप यहाँ पर जान लीजिए ईरान, ईरान जान लीजिए। ईरान के बारे में क्या है, ईरान का कैपिटल तो जानते हैं आप लोग, तेहरान होता है। ईरान का बारे में, है ना, ईरान का क्या है, ईरान का कैपिटल क्या है, तो आपका तेहरान है। क्या देखिए यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर नहीं है। ईरान का राजधानी क्या यहाँ पर है, तेहरान है, तेहरान है। लेकिन इसका मैं क्यों बता रहा हूँ पता आपको ना, कि इसमें दो मुद्राएं हैं। एक तो आप लोग जानते हैं ना, एक आपका क्या है करेंसी, करेंसी जो आपका है ना, यह आपका करेंसी मैं लिखता हूँ यहाँ पर, करेंसी जो है ना यह आपका रियल है। क्या है, रियल है, रियाल से कहते हैं, क्या कहते हैं, रियाल कहते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या चलता है, रियाल जो है ना चलता ही है। वहाँ का नई मुद्रा जो है ना, जिसमें कि आपका लेन देन जो होता है ना, वो आपका किस में होता है, तो ये आपका होता है किस में, तो तोमन में होता है। क्या होता है, तोमन, याद कर लीजिएगा, तोमन, तोमन या तोमान। ठीक है, तोमन या तोमान।
रियल तो है ही वहाँ पर मुद्रा जो आप एग्जाम में आते हैं, और नई मुद्रा जो वहाँ पर है जिसमें कि लेन देन किया जाता है वो होता है तोमान में। तो तोमान याद कर लीजिएगा। देखिए एक रियल में कितना तोमान होता है, तो यार माफ़ कीजिएगा, एक तोमन में कितना रियल होता है, तो 10 रियाल होता है। क्या होता है, एक तोमन में 10 रियाल होता है, ठीक है ना। तो ईरान का राजधानी क्या है, तेहरान है, और रियल है आपका इसका करेंसी है, जैसे कि वहाँ पर तोमन कहा जाता है, तोमन, ठीक है ना। तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि इसका 2 मुद्रा जो है ना, ये आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, और ये एग्जाम ऐसा ही क्वेश्चन सेट किया जाता है ताकि बच्चे कन्फ्यूज कर जाएं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका साइंस का क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपका यहाँ पर मेरे आपको जीके जीएस का क्लास अच्छा लगता है ना, तो यहाँ पर लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपका होता है D2 मतलब कि ड्यूटेरियम कहा जाता है। क्या कहता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, D2 याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। तो मनुष्य के रक्त में क्या धातु पाया जाता है, ये पाया जाता है लोहा। क्या पाया जाता है, लोहा। मनुष्य के रक्त में क्या होता है, मनुष्य के रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा होता है। इससे क्या होता है ना, हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। क्या कहता है, हमारे बॉडी में हम जितने सारे पार्ट हैं सब में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ओजोन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है। ओजोन गैस का, तो ओजोन गैस का क्या कहते हैं, O3 कहते हैं। क्या कहते हैं, O3 क्या है, आपका ओजोन गैस का रासायनिक प्रतीक है O3, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बताइए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन डे कब मनाया जाता है। तो ओजोन डे मनाया जाता है कब, हर साल मनाया जाता है 16 सितंबर। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन डे मनाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा इस क्वेश्चन में है कि किस विटामिन को धूप का विटामिन कहते हैं। किस विटामिन को धूप का विटामिन कहते हैं, कौन से विटामिन को, तो ये विटामिन डी को क्या कहा जाता है, धूप का विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धूप का विटामिन कहा जाता है। लेकिन वही बात यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपका, बताइए कि केमिकल नेम इसका क्या है, केमिकल नेम क्या है इसका। तो केमिकल नेम इसका जो है ना आपका कैल्सीफेरोल है। क्या है, कैल्सीफेरोल। क्या है, कैल्सीफेरोल। ऐसे याद कर दीजिएगा, कभी कभी आपको ऐसे आपको एग्जाम में आएगा कैल्सीफेरोल, ऐसे याद कर लीजिएगा ना, कैल्सीफेरोल क्या है, इसका केमिकल नाम है। क्या है, इसका केमिकल नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है। कैल्सीफेरोल क्या है, विटामिन डी का ये आपका केमिकल नाम है, ठीक है ना। और विटामिन डी कमी से क्या होता है, विटामिन डी कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स याद कर लीजिएगा। रिकेट्स ज़्यादातर किसको पाया जाता है, ये बच्चों में पाया जाता है। क्या होता है, बच्चे में इसका कहता है, बच्चे का हड्डी टेढ़ा हो जाता है। क्या, उस कमी जब होगा ना, या रिकेट्स जब होगा ना, तो उसमें हड्डी टेढ़ा हो जाता है, यानी कि उसको विटामिन डी का कमी हो जाता है। क्या होता है, विटामिन डी का। और विटामिन डी का जो आपका धूप के विटामिन कौन है, विटामिन डी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके केमिकल नाम है ना, ये तो आपको याद करना ही है। आपको कैल्सीफेरोल जो है ना, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और इससे क्या होता है, ये रिकेट्स होता है, ये तो आपको 100% पता होना ही चाहिएगा, ठीक है ना। अनुवांशिक, जेनेटिक्स का जनक किसे कहते हैं, अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं। तो अनुवांशिकी का जनक जो कहते हैं ना, ये किसको कहते हैं, इसे कहते हैं आपका ग्रेगर मेडल को। किसको कहते हैं, ग्रेगर मेडल को क्या कहते हैं, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। वही बात क्वेश्चन आएगा, बताइए यहाँ पर कि बताइए जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान के फादर, जीव विज्ञान के बायोलॉजी के फादर किसे कहते हैं, तो अरस्तू कहते हैं। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि बताइए ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता जो मापा जाता है किस में मापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है आपका डेसिबल में। किसे मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता, ठीक है ना। ध्वनि की तीव्रता किसे मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है, तो लोहे का जो आपका शुद्धतम रूप होता है वो होता है पिटवा लोहा। क्या होता है, पिटवा लोहा होता है। क्या होता है, पिटवा लोहा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको स्टेनलेस स्टील के बारे में। क्या है, स्टेनलेस स्टील के बारे में बता रहा हूँ। ये किस किस का मिश्रण है, ये किस किस का मिश्रण है, ये लोहा का, क्रोमियम का और निकल का। क्या है, लोहा, क्रोमियम, निकेल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, मुझे याद आ गया है क्वेश्चन देखकर। बताइए यहाँ पर स्टील में जो है कौन कौन से धातु का मिश्रण किया जाता है, ये यहाँ पर लोहा, क्रोमियम और निकल। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि आपका लोहे का शुद्धतम रूप क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, तो आपका पिटवा लोहा क्या होता है, सबसे शुद्ध होता है, इसमें कि जंग बहुत ही कम लगता है, लगभग ना के बराबर रहता है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, बिल्कुल नॉर्मल कार्बन पाया जाता है, ठीक है ना।
चलिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, उसका प्रतिशत कितना होता है, कितना भाग होता है? तो उसका होता है आपका 78% होता है। क्या होता है? 78% होता है। लेकिन वही बात बोलूँगा कि ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है आपका 21%। क्या होता है? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितना होता है? आपका 21% होता है, ठीक है ना, लगभग। आगे है आपका पेंसिलिन का खोज किसने किया था? पेंसिलिन का खोज किसके द्वारा किया गया था? पेंसिलिन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। इससे पहले वाले कुछ क्लास मैंने करवा दिया हो क्वेश्चन मैंने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का आविष्कार किया था, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में है कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का यंत्र कौन सा है? देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का यंत्र क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का यंत्र जो है ना, वो कौन सा है? तो ये आपका विद्युत मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है यहाँ पर आंसर। लेकिन वही बात बोलेगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये आपका डायनेमो करता है। क्या करता है? डायनेमो करता है। दोनों आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आपका है कि सोडियम का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सिंबल क्या है? सोडियम का सिंबल क्या है? तो सोडियम का याद कर लीजिएगा, उसे हम लोग कहते हैं Na कहते हैं। Na क्यों कहते हैं पता है आपको? Na क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इसको लैटिन भाषा में, इसको लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इसको नाइट्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रियम कहा जाता है। नाइट्रियम मतलब कि Na। नाइट्रियम मतलब क्या होता है? Na होता है। क्या होता है? Na मतलब कि इसके सोडियम का रासायनिक नाम है। और ये क्या होता है? सोडियम बहुत ही ज्वलनशील होता है। क्या होता है? सोडियम बहुत ही ज्वलनशील होता है। सोडियम क्या होता है? बहुत ही ज्वलनशील होता है। इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है? तो केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, केरोसिन तेल में, यानी मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। और सोडियम के बारे में एक आप एग्जाम क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा धातु है, ऐसा कौन सा मेटल है इसको चाकू से काट सकते हैं? ऐसा कौन सा मेटल है जिसको हम लोग चाकू से काटते हैं? तो ये आपका सोडियम ही होता है। क्या होता है? सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, इतना मुलायम होता है, ये आपका धातु है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सोडियम को किस में रखा जाता है? तो ये आपका केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ये सारे पॉइंट को आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि तो पता होगा आपका लीवर होता है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य रूप से पौधे का किस भाग जिम्मेदार होता है? प्रकाश संश्लेषण में जो होता है ना, पौधे का कौन से भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो पौधे के कौन से भाग में? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है, पत्ती में होता है। क्या होता है? पत्ती यानी कि लीफ में होता है। उसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि खाना बनाने की प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे दिया गया आपका कि रबर को कड़ा बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? रबर को कड़ा बनाने के लिए किसमें क्या मिलाया जाता है? तो रबर को कड़ा बनाने के लिए यहाँ पर गंधक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? गंधक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? गंधक मिलाया जाता है रबर को हार्ड बनाने के लिए। रबर क्या होता है ना, स्टार्टिंग में बहुत चिपचिपा होता है, बहुत ही चिपचिपा होता है। उसको हार्ड बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए गंधक मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है। याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसके अलावा में आपका है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किस की परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? लोहे पर परत चढ़ाया जाता है, उस पर कोई परत चढ़ाया जाता है। तो उस परत में क्या मिलाया जाता है? किसका परत होता है? वो होता है आपका जिंक का होता है। किसका होता है? जिंक का होता है। याद कर लीजिएगा आप लोग, जिंक का परत चढ़ाया जाता है। इसमें क्या जंग से बचाने के लिए इसको ऐसा किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन वही बात, अब गैल्वेनाइजेशन से आ गया आपका यहाँ पर पिछला क्वेश्चन में, रबर को कड़ा बनाने के लिए गंधक बनाया जाता है। और उसमें क्या होता है? रबर को उसमें मिलाकर उसको गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्केनाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। वल्केनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्केनाइजेशन कहते हैं। मुझे गैल्वेनाइजेशन से ज़्यादा आ गया। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? लोहे पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है, ठीक है ना।
अब यहाँ पर आपका गेम अब शुरू होता है। आपका गेम शुरू होता है आपके मैथ के क्वेश्चन से। तो मैथ में आपको मैंने टारगेट दिया था 100 क्वेश्चन का, 100% का, 100% आपको करना है आपको, ठीक है ना, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। तो 100% करने का मतलब क्या है, 100 का 100 करेंगे। और मैं आप लोगों से ये भी कहता हूँ, जिनको क्वेश्चन जितना ही क्वेश्चन बने ना, यहाँ टोटल 50 क्वेश्चन में मैंने टारगेट दिया है 45 क्वेश्चन का, और आपको 30 क्वेश्चन बनता है तो 30 ही क्वेश्चन बताइएगा, आपको 25 क्वेश्चन बनता है 25 बताइएगा, आपको 40 क्वेश्चन बनता है 40 क्वेश्चन बताइएगा। इससे क्या होता है ना, अपने आप को जांच पाते हैं और आप दिखाते हैं कि मैं इतना कमज़ोर हूँ लेकिन मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा। लेकिन आप लोगों को झूठ के नहीं बोलना है, झूठ दिखावा नहीं करना है, जितना है रियल में उतना ही बताइएगा मुझे, ठीक है ना। आज कम है कल बढ़ेगा। अगर आप सही से बोलेंगे ना, इसका मतलब ये है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ बिल्कुल बात नहीं करते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 और 3 6 अंक है ना, यानी अब जब इसको स्क्वायर रूट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 3 अंक आएगा, क्योंकि 6 अंक दिया अंदर में तो 3 ही अंक आएगा। देखिए 3 अंक में आपका एक ये दिया गया है, ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि 4 अंक में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है ना। 144 मैंने कर दिया और यहाँ पर 0 मैंने कर दिया, यानी 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। तो 12 तो 2 अंक तो है ही, एक मैंने अपना मन से 0 रख दिया, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका आ गया। आगे है कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। तो बोल रहा है ए बी सी का अनुपात क्या होगा, तो मैंने बताया था 4:5 करना है और यहाँ पर 10 अनुपात में 11 करना है। या आपका ए बी और यहाँ पर बी सी है। देखिए बी और बी दोनों बराबर है ना, दोनों सामने सामने मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को क्या करना पड़ता है, हमको बराबर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इन दोनों को मुझे इक्वल करना पड़ता है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 10 तो यहाँ पर है ही ना, इसमें हम 5 में हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। 5 में हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 10 तो ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ 5 में 2 से गुना करेंगे तो मुझे इसमें भी गुना करना पड़ेगा 2 से। क्या हो जाएगा, 4 दूना में 8 हो जाएगा। 8 अनुपात में कितना, 10 हो जाएगा। और 10 तो ये है ही, आपका ए है और ये बी है, 10 हो गया। और यहाँ पर सी तो दिया ही गया 11 आपका, बस हो गया 8 10 11। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में। जहाँ लगे आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। क्लास थोड़ा सा लेंदी यहाँ पर है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें नॉलेज जो है ना बहुत ज़्यादा मैंने दिया है, लेकिन आपको आर्मी बनने के लिए सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। इतना आसान रहता अगर आपको, यहाँ पर हर कोई आर्मी में होता, आपको मेहनत करना है थोड़ा सा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका रेडियस दिया गया है 7 और हाइट दिया गया है 5। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो कर लेंगे आप लोग, लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला ही नहीं पता होगा। मैं तो हर क्लास में कहता हूँ आपको कि फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला बता दूंगा, क्वेश्चन आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और जिनको पता है आप लोग आंसर मेरे आंसर से चेक करिएगा, ठीक है ना। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 2πRh होता है। क्या होता है, 2πRh होता है, यानी 2 इंटू में 22/7 पाई का वैल्यू और आर का वैल्यू कितना दिया गया है, आपका 7 दिया गया है, हाइट कितना दिया गया है 5। यहाँ पर 7 कट जाएगा, 22 5 110, 11 5 55। क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे यहाँ पर आंसर तो मुझे मिल ही रहा है। 2πRh होता है यहाँ पर, ठीक है ना। 2πRh कितना हो जाएगा, 22 5 110, 220। क्या है, 220। ऑप्शन किस में दिया गया है, बी में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को पता क्या होना चाहिए, इसमें पता होना चाहिए आप लोगों को फॉर्मूला कौन सा, यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये बी में आपका दिया गया है, ठीक है ना। अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, वक्र पृष्ठ का तो आप याद कर लीजिएगा, लेकिन इसके अलावा हमें आप लोग याद कर लीजिएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr r इंटू आर प्लस में एच होता है। क्या होता है, 2πr इंटू में r प्लस एच होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है इस क्वेश्चन में, ये है। आपको दोनों फार्मूला पता होना ही चाहिए। कभी कभी आप एग्जाम में ना डायरेक्टली फार्मूला ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका है कि किस संख्या का 75% 600 है। संख्या मान लीजिए यहाँ पर x, क्या मान लीजिए x। अब मान लीजिए कि x का 75% इतना इन बराबर कितना है, 600 है। क्या है, 600 है। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 600 गुना में 100 बटा में कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब काट दीजिए यहाँ पर 25 या 75, 25 चौका में 100, 3 से काटूंगा कितना हो जाएगा, 3 20, 200 चौका में 800। 800 क्या हो जाएगा आपका संख्या, आंसर निकल गया ऑप्शन बी में,
ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में क्या है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल कितना है। अब चाल बराबर होता है क्या, चाल मतलब कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर में होता है क्या, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, यानी दूरी बटा में समय होता है। अब दूरी कितना दिया गया है, दूरी दिया गया है 150 मीटर, दूरी क्या दिया है 150 मीटर, और टाइम दिया गया है कितना, तो आप कितना दिया गया है। आप लोगों के लिए जानना एक चीज़ ज़रूरी है, ठीक है ना। अब जब ट्रेन कोई खंभे को पार करता है ना, जब ट्रेन कोई खंभे को पार करता है ना, तो वह अपनी लंबाई के बराबर में दूरी तय करता है। लेकिन जब कोई ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करता है तो अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी, अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को दोनों जोड़ेंगे ना, तो उतना दूरी चलता है, ठीक है ना। आपको मैथ डर लग रहा है तो मैथ क्लास भी दिया गया है वीरपद के एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो वीरपद के एप्लीकेशन में जाइए और मैथ क्लास ज्वाइन भी कर लीजिए। आपके आर्मी के एग्जाम के लिए टू दी पॉइंट आपके लिए क्लास मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस आपका 150 है, बट टाइम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में, अभी दिया गया मीटर और सेकंड में दिया गया है, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर काट लीजिए, यहाँ पर 9 दूना 18, 30, 30 गुना में 60, 60 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा आपका आंसर, काट के आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है बताइए tan 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो इसमें क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला याद करना है और इसके अलावा इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू होता है ना, वो आपको याद करना है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, और जो मैंने चार्ट दिया था ना, उस चार्ट से आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो सर्च मार लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू और सभी वैल्यू को आप लोग याद करिएगा। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। दोनों को जोड़ेंगे ना तो आपका इतना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपका आ जाएगा। आगे है आपका कि एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई का दोगुना है, उसकी चौड़ाई का दोगुना है। क्या है आपका, लंबाई क्या है, चौड़ाई का दोगुना है। अगर चौड़ाई हम x मानेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसका परिमाप दिया गया है, तो बोला क्षेत्रफल कितना है। अगर परिमाप से क्या निकाल लेंगे, लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे, उसका आप एरिया निकालना है फिर आपको। अब देखिए यहाँ पर परिमाप कितना है, पहले इसका लेंथ ब्रेथ हो जाएगा कितना, x मान लिया हमने, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप होता है क्या, 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है, जो कि आपको दिया गया है 60 दिया गया है। 2 इंटू में लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ दिया गया 2x जो आपने माना है यहाँ पर, और ब्रेथ दिया गया है आपका कितना x, बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब काटिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 2 में 6, यानी कि 6x बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 60/6, यानी काट कितना हो जाएगा 10। अब x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 10, यानी कि आपका ब्रेथ कितना निकल के आ जाएगा, ब्रेथ निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। और ये आपका चौड़ाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इससे आपको लंबाई निकल गया और चौड़ाई निकल गया। तो बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना में चौड़ाई होता है ना। लंबाई कितना है, 10 है, लंबाई 20 है और 10 है, दोनों गुना करेंगे 200 हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है ना। आप लोग सॉल्व थोड़ा सा करिएगा, थोड़ा मेहनत आप लोगों को भी करना है, ठीक है ना। मैथ में तो आपको हाथ पैर चलाना ही है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है, इसका बोल रहा है इसका रूट क्या होगा, इसका रूट क्या होगा, इसका रूट क्या होगा, इसका रूट क्या होगा। अब देखिए दो संख्या ढूंढिए यहाँ पर, जो गुना करने पर कितना हो जाए 12 हो जाए, और जोड़ने पर कितना हो जाए आपका 7 हो जाए। ये प्लस प्लस में है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर 4 और 3, 4 3 को गुना करेंगे कितना होगा, 4 3 गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 3 गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ये मैच कर गया ना आपका, ये तो प्लस में है ना, तो ये भी प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में है। लेकिन आपको आंसर देने वक्त में क्या करना है, इसका साइन उल्टा कर देना है, इसका साइन उल्टा करके -4 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपका कि यहाँ पर 8000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। एक तो पता ही है आपको फॉर्मूला, जो आपको पता है CI का अमाउंट का फॉर्मूला, एक मैं बता रहा हूँ आपको। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना, साधारण ब्याज में अगर मान लिया जाए जितना ब्याज 1 साल का रहेगा ना, हर साल उतना ही ब्याज मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ठीक है ना, इतना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले 1 वर्ष में ब्याज कितना निकलता है, यहाँ पर 8000 का 5% निकाल लीजिए, बटा में 100, 8 5 40, 400 निकल गया। पहला वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 400 हो गया। तो दूसरे वर्ष का भी ब्याज कितना रहेगा, दूसरे वर्ष का भी ब्याज 400 ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है ना, ब्याज पर ब्याज लगता है, तो 400 का 5% निकाल लीजिए, 400 का 5% निकाल लीजिए, 20 निकल के आ जाएगा।
यानी पहले वर्ष में ब्याज 400 हो गया, दूसरे वर्ष में ब्याज 400 हो गया, लेकिन इसमें और क्या बच जाएगा, ब्याज पर ब्याज लगा, यानी 20 रुपया और लगा हमको, यानी 4 दूना 8, 820 रुपया आपका आंसर निकल के आ गया। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको समझिएगा मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। बाद में फॉर्मूला जो आपका है, फॉर्मूला तो आपका सदाबहार है, वो तो हमेशा काम आएगा ही, ठीक है ना। अब आगे है आपका कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया गया है आपका 4 सेंटीमीटर है, तो उसका ऊंचाई कितना है, उसका हाइट कितना है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज में एक याद कर लीजिए फॉर्मूला आपका हाइट बराबर में क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a होता है। तो यहाँ पर a क्या है, भुजा है, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/2 और गुना में a कितना है आपका 4 है, 4 कट जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2√3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें मेन क्या था आपका, मेन था आपका फॉर्मूला था, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन का लगा लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ फिर से यहाँ पर आ गया है, बोल रहा है इसका विस्तार रूप क्या है। अब इसका विस्तार रूप कैसे बनाएंगे, x प्लस में 2 का क्यूब है ना, यानी ये वाला जो है 3 बार है, क्या ये वाला 3 बार है, तो x+2 इंटू में x+2 इंटू में x+2 ये होता है ना। अब देखिए यहाँ पर ये तो होता है ना, यानी अब इसमें क्या करिएगा, पहले 2 बार गुणा कर दीजिएगा, फिर जितना बचेगा 3 से गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नहीं तो मैं आपको, ये तो बन ही जाएगा, बिल्कुल आसान है, लेकिन आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा बस, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या दिया गया है आपका, याद कर लीजिएगा, x का क्यूब, ठीक है ना, प्लस 3a² b इंटू में b है, ठीक है ना, प्लस में 3a प्लस में b², ठीक है ना, प्लस में b³ याद कर लीजिएगा, b³ याद कर लीजिएगा। ये कब, जब x और यहाँ पर ऐसा दिया रहे तब, तो x³ तो आपका आ ही जाएगा आंसर में, प्लस में 3 है और a² है, तो a² मतलब क्या, a आपने क्या माना यहाँ पर x माना है आपने। चलिए मैं यहाँ पर x हटा ही देता हूँ, यहाँ पर a रखता हूँ, मैं क्या रखता हूँ यहाँ पर, a रखता हूँ यहाँ पर, a³ a प्लस b का होल क्यूब का मतलब क्या है, ये फार्मूला आपका है, फार्मूला बैठा दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए x² हो जाएगा 3x², यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, 3 है ना, 3 नाम 6, कितना हो जाएगा 6a² हो जाएगा, ठीक है ना। 6² इसमें दिया गया है और किसी में नहीं दिया गया है, तो आपका आंसर यहीं से लगा लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इसमें, ये फार्मूला पर, ठीक है ना, फार्मूला याद कर लीजिएगा बस, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना है, तो प्रथम 10 सम संख्या औसत कितना हो जाएगा, 10 ही रहेगा। प्रथम 10 सम संख्या औसत कितना है, 10 ही है, मैंने बताया था। प्रथम n सम यानी कि आपका इवन नंबर क्या है, इवन नंबर का एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, तो आपका n ही रहता है, क्या रहता है, n रहता है। लेकिन वही बात बताऊंगा मैं, ओड नंबर यानी कि प्रथम 10 विषम संख्या औसत कितना होगा, तो क्या होता है, n प्लस में 1 होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। तो वैसे सम संख्या है तो यहाँ पर 10 का 10 ही हो जाएगा। आगे आपका है इसका 2 क्रमिक छूट यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट पूछ रहा है ना, तो मैंने इसके लिए क्या बताया था आपको, -10 दोनों छूट है ना, तो घटेगा ना, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 गुना में 10 बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ये प्लस में ये दोनों कट जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, और दोनों घटाएंगे ना तो माइनस में 19 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -19 आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -19 आ जाएगा, 19% क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या आपका है कि एक गोले का आयतन क्या होगा यदि उसका त्रिज्या कितना है, तो आप लोग 49 का आंसर कमेंट में करिएगा, मैं इसका फॉर्मूला भी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, आप लोग सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है ना, इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन 49 का आंसर क्या है, ठीक है ना। और ये एक क्वेश्चन आपसे मैंने और पूछा था जो आपको जवाब देने के लिए, तो उसका भी जवाब आपका आना चाहिए। और जो भी मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, लास्ट में एक बार आप लोग सिटी का नाम कमेंट करिएगा, सिटी का नाम कमेंट करिएगा, कौन से शहर से आप देख रहे हैं, कौन से स्टेट से आप देख रहे हैं, इतना कमेंट कर दीजिएगा तो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग मेरे क्लास को लास्ट तक देखते हैं, तो मैं जान जाऊँगा। नहीं तो बीच में छोड़ने वाले तो बच्चे सारे होते हैं, कम से कम समझ लीजिए 70 से 80% क्या होता है ना, बच्चे क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि क्लास बहुत ही बोरिंग होता है। अच्छा चीज़ तो बुरा लगता ही है सबको, ये तो बताइएगा है आपको, लेकिन वही बाय में जो कुछ जो रहते हैं ना, जो पकड़ लेते हैं, जो आगे तक करते हैं ना, वही तो सक्सेस होते हैं, ठीक है ना। ये आपका सक्सेस जो है ना, ये बहुत आसानी से नहीं मिलता है, ये आपको पता होगा। अगले क्वेश्चन में है आपको इसको आप क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो ये क्या है, इसको a मान लीजिए, कितना मान लीजिए, √5 मान लीजिए, और b कितना मान लीजिए, √3 मान लीजिए। ये कितना है, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस b, ये हो जाएगा a प्लस b, और a माइनस b ये आपका हो जाएगा a माइनस b। बताइए किसका फार्मूला है, तो a² - b² फार्मूला है ना,
तो ए स्क्वायर में आपने क्या माना था, √5 माना था आपने। अब बी स्क्वायर में आपने √3 माना था आपने, ठीक ना। 5 का कितना हो जाएगा, 5 रहेगा, इसका 3 का 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया, ए में दिया गया है। तो जाइए अभी आप लोग वीरपथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लिए टेस्ट दिया गया है, तो टेस्ट आपको ज्वाइन करना ही 100%। और आपको वहाँ पर टेस्ट ज्वाइन करने से और टेस्ट लगाने से क्या होगा ना, आप लोग जानते ही हैं, आपका वीक एरिया जो है ना पता चलेगा आपका, ठीक है ना। और कोई भी टेस्ट ज्वाइन करने में दिक्कत होता है तो आप मुझे 9102195290 पर कमेंट करिएगा। और सभी लोग एक बार जय हिंद का कमेंट जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से का फिर से जय हिंद,